हाँ, तो आप सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आइए आज मैं आपको संभावित मॉडल पेपर विज्ञान का संभावित मॉडल पेपर पहला कराने जा रहा हूं, ठीक है, जो कि 70 नंबर का पूरा है और इसका जो समयावधि है वो 3 घंटा 15 मिनट है। अच्छा, आप सबसे एक अनुरोध मेरा ये था कि जब भी आप मेरी वीडियोस को देखा करिए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ठीक है। चलिए, बाकी बने रहिए मेरे साथ। आइए चलते हैं, आपको इसमें हम प्रश्नों को करवाएंगे, ठीक है। देखो, प्रश्नों को करवाने से पहले मैं आपको एक लाइन लिख देना चाहता हूं ताकि आप लोग थोड़ा सा मोटिवेट रहें और कहते हैं आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। क्योंकि कहते हैं ना कि पढ़ाई तो ज़रूरी है लेकिन कुछ चीज़ें ज़रूरी और भी होती हैं, जैसे हम बताते हैं आपको। ध्यान से देखिएगा, ये लिखता हूं उसके बाद शुरू करता हूं। ध्यान से देखते चलिएगा सब लोग। कामयाबी आपके पास नहीं आएगी, कामयाबी आपके पास नहीं आएगी, कामयाबी आपके पास नहीं आएगी। आपको कामयाबी के पास दौड़ के जाना होगा, ठीक है। उसके पास उसके पास उसके पास उसके पास ताकत लगाकर दौड़ कर जाना होता है, दौड़ कर जाना होता है, ठीक है। चलिए, विज्ञान को पढ़ने से पहले ये एक लाइन मैंने आप सबके लिए लिखी है, इसको आप ध्यान से पढ़िएगा कि कामयाबी आपके पास नहीं आएगी, उसके पास ताकत लगाकर दौड़ कर जाना होता है, ठीक है, तब कामयाबी मिलेगी। आइए चलिए, अब हम लोग आगे इस पर बात करते हैं। आगे की चर्चाओं का शुभारंभ अब किया जा रहा है आपके सामने, ठीक है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है और वो क्या कहना चाह रहा है। चलिए, कह रहा है एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है, डायोप्टर होता है ये, ठीक है। रुकिए, ये क्या है? डायोप्टर है, ठीक है। लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति क्या होगी, लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति के बारे में आपको हमें बताना है। चलिए, आइए हम लोग इस पर बात करते हैं कि कैसे होगा। थोड़ा थोड़ा आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, क्या क्या पढ़ा होगा आप लोगों ने? आप लोगों को एक चीज तो पता ही होगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्या कि लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता कितनी होती है? लेंस की क्षमता बताइए मुझे, लेंस की क्षमता कितनी होती है भैया? P ब्रैकेट में 1/f। ये f आपका क्या होता है? यही आपका f जो है ये फोकस होता है, ठीक है। अब हमें इसमें निकालना क्या है? फोकस की दूरी तथा प्रकृति निकालना है। फोकस की दूरी तथा प्रकृति यानी f बाई कितना हो जाएगा? 1/p हो जाएगा। तो 1/p हो गया तो कितना हो जाएगा? f बराबर 100 बटा कितना हो जाएगा? -2.5। जब -2.5 होगा, इसको आप काटोगे तो कितना होगा? ये हो जाएगा 40। कितना हो जाएगा? 40 सेंटीमीटर। और इसमें जो दर्पण बनेगा वो कौन सा बनेगा? अवतल बनेगा कि उत्तल बनेगा? बताओ। अवतल बनेगा, अवतल बनेगा। बात समझ में आ गया? कॉनकेव कॉन्वेक्स दो चीजें होती हैं। तो अवतल आपका क्या होगा? अवतल आपका कौन सा बनेगा? अवतल किसको कहते हैं बताइए? अवतल किसको कहते हैं? अवतल किसको कहते हैं? उत्तल और अवतल दो तरह के दर्पण होते हैं। अवतल किसको कहते हैं? देखो, याद रखना, अवतल कहते हैं कॉनकेव मिरर को। क्या कहते हैं? कॉनकेव को। और उत्तल को कहते हैं कॉन्वेक्स। इस बात का ध्यान रखना, भूलना मत। दोबारा ये टर्म आएगा तो बताऊंगा नहीं। ये बात को अच्छे से एकदम दिमाग में बैठा लेना कि अवतल आपका कहलाता है कॉनकेव और उत्तल दर्पण आपका कहलाता है कॉन्वेक्स, ठीक है। आगे का प्रश्न देखिए क्या है। कह रहा है कि मानव नेत्र, क्या कह रहा है? आइए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह क्या होता है? उसे क्या कहते हैं? देखो, ये तो पता है कि क्या कहते हैं, लेकिन कैसे कहते हैं ये देखिए। यहां पे लिखेंगे रेटिना को दृष्टिगत, रेटिना को ध्यान से देखिए, रेटिना को दृष्टि
पटल, रेटिना को दृष्टि पटल कहा जाता है। रेटिना को दृष्टि पटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेटिना को दृष्टि पटल भी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बताइए इसमें क्या होगा। देखिए, यह प्रकाश सुग्राही होता है। यह प्रकाश सुग्राही होता है। चलो भैया, कह रहे हो कि सर आपने ये भी क्लियर कर दिया। ठीक है, इसमें स्थित दृष्टि तंत्रिकाओं के द्वारा ही रेटिना पर बने प्रतिबिंब क्या होंगे? रेटिना पर बने प्रतिबिंब के रूप, रंग, क्या आकार से भी मतलब होता है क्या इसमें? एवं आकार का ज्ञान, ध्यान से देखते चलिए, का ज्ञान मस्तिष्क को होता है। ये चीज मैंने लिख दी आपको समझाने के लिए, नहीं तो इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी दृष्टि पटल होगा। ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, समझिएगा। मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है वह होता है क्या? रेटिना को दृष्टि पटल कहा जाता है। यह प्रकाश सुग्राही होता है। इसमें स्थित दृष्टि तंत्रिकाओं के द्वारा ही रेटिना पर बने प्रतिबिंब के रूप में रंग एवं आकार का ज्ञान मस्तिष्क को होता है। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्रकाश की चाल माध्यम, क्या कह रहा है? प्रकाश की चाल माध्यम 1 व माध्यम 2 में क्रमशः V1 तथा V2 हो, तब माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष होगा। अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष होगा। देखिए, अपवर्तनांक को क्या कहते हैं? ध्यान से देखिएगा, अपवर्तनांक को कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। ध्यान रखिएगा इस चीज को, इसका अपवर्तनांक यही होता है। ठीक है, इसमें लिखेंगे यही, ठीक है, लिखेंगे क्या? देखिए, यदि माध्यम एक में प्रकाश की चाल कितना है? V1 है। यदि माध्यम 1 में प्रकाश की चाल V1 है, माध्यम 2 में प्रकाश, ठीक है, की चाल V2 है, तो आपका क्या ऑप्शन बनेगा? बताइए मुझको, क्या बनेगा? यहां लिख सकते हैं माध्यम 1 एवं 2 के सापेक्ष अपवर्तनांक माध्यम, अपवर्तनांक माध्यम क्या बनेगा? अरे भैया कुछ नहीं बनेगा, V1/V2। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई? आगे बढ़िए। एक विद्युत केतली से होकर प्रवाहित विद्युत धारा को दुगना कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा माने होता है हीट। ऊष्मा किसको कहते हैं? ऊष्मा हीट को कहते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए, एक विद्युत केतली से होकर
विद्युत धारा को दुगना कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा हीट क्या होगी? हीट क्या हो जाएगी? बताओ मुझे सब, हीट क्या हो जाएगी? जल्दी जल्दी बताओ भाई, दिमाग लगाओ भाई। यहां पे लिख लोगे उत्पन्न ऊष्मा, उत्पन्न ऊष्मा, उत्पन्न ऊष्मा क्या होगी बताओ? उत्पन्न ऊष्मा यानी कितना हो जाएगा? H। उत्पन्न ऊष्मा यानी कितना हो जाएगा? H। तो ये कितना होगा? आई आर स्क्वायर आर टी बाई कितना होता है? आई स्क्वायर आर टी बाई कितना होगा? 4.2 कैलोरी होगा। बात समझ में आ गई? अब इसको रख दीजिए इसी फॉर्मूले पर, इसी फॉर्मूले पर रख दीजिए, आपका आंसर निकलकर सामने आ जाएगा कि दुगनी होगी कि कम होगी। बात समझ में आई? चलिए, यदि I बराबर 2I है, यदि I बराबर 2I है तब H डैश कितना होगा? H डैश कितना होगा? बताइए H डैश कितना होगा? 2I का वर्ग इंटू आर टी बटा 4.2 कैलोरी, कैलोरी। चलो भैया, ये भी मामला क्लियर हो गया। अब बताओ क्या करेंगे इसको? तो ये कितने के बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा 4H के, यानी क्या है? 4 गुनी है। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही आंसर है। एक चीज तुम लोग देखते चलो कि ये किस तरह से सवाल कराई गई। एक विद्युत केतली से होकर प्रवाहित विद्युत धारा को दुगना कर दिया था तो कैसे हुआ, पूरा ध्यान से देखते चलो और उसको नोट करते चलो। बार बार एक ही चीज को बताऊंगा नहीं, ठीक है? इनमें से किस दर्पण का दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है? किसका दृष्टि क्षेत्र अधिकतम होता है? ठीक है, उत्तल दर्पण का दृष्टि क्षेत्र क्या होता है? अधिकतम होता है। उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो अधिकतम होता है। अच्छा, इसका उपयोग कहां किया जाता है? इसका उपयोग गाड़ी में होता है। इसका उपयोग कहां होता है? इसका उपयोग गाड़ी में होता है। इसका उपयोग गाड़ी में होता है। ठीक है, कैसे? इसमें क्या होता है? ड्राइवर अपने सीट के बगल में उत्तल दर्पण लगाता है, लगाता है। बात क्लियर हो गई? चलो भैया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है प्रश्न? विद्युत जनित में रूपांतरण होता है। रूपांतरण होता है किसमें होता है? विद्युत जनित में रूपांतरण कैसे होता है बताइए हमको। देखो यहां लिखते हैं, विद्युत जनित वह यंत्र है, विद्युत जनित वह यंत्र है, विद्युत जनित वह यंत्र है, वह यंत्र है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका ऑप्शन कौन सा होगा? इसका ऑप्शन बी होगा। यांत्रिक ऊर्जा को किसमें बदलता है? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। आगे बढ़िए, ठीक है, ध्यान से सुनते चलिए। बहुत इजी प्रश्न है, इसमें समय ज्यादा लगाना नहीं है। धारावाही वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या n गुना बढ़ाने पर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा? मैग्नेटिक एरिया कहेंगे, चुंबकीय क्षेत्र को कहेंगे मैग्नेटिक एरिया। बात समझ में आ गई? चलिए बताइए कितना होगा मैग्नेटिक एरिया? देखो, दो फेरों की संख्या बढ़ाकर, फेरों की संख्या बढ़ाकर पहले किया जा सकता है इस तरह। फिर दूसरा ऑप्शन, दूसरा किस तरह कर सकते हैं बताइए? दूसरा किस तरह करेंगे आप? कुंडली में धारा का मान बढ़ाकर, कुंडली में धारा का मान
बढ़ाकर किया जा सकता है। बात क्लियर हो गई? और बताइए, इसलिए कि क्या हो जाएगा, अतः फेरों की संख्या n गुणा करने पर कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी, n गुना ही क्या होगा, बढ़ता है कि घटता है? n गुना बढ़ेगा भैया। यहां पे क्या होगा? n गुना बढ़ता है। देखो ना, फेरों की संख्या बढ़ाकर कुंडली में धारा का मान बढ़ाकर तो जो n गुना क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। शुद्ध वायु क्या है? शुद्ध वायु किसको कहते हैं? शुद्ध वायु क्या है? शुद्ध वायु एक समांगी मिश्रण है। शुद्ध वायु क्या है? शुद्ध वायु एक समांगी मिश्रण है। शुद्ध वायु एक समांगी मिश्रण है। शुद्ध वायु एक समांगी मिश्रण है। समांगी का मतलब होता है होमोजीनियस। क्या होता है? होमोजीनियस। मिश्रण का मतलब होता है मिक्सचर। बात समझ में आ गई? समांगी का मतलब वो होता है होमोजीनियस। तो शुद्ध वायु क्या है? शुद्ध वायु एक होमोजीनियस मिक्सचर है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। क्या निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अभिक्रिया है? दहन अभिक्रिया कौन सी होगी? जल्दी बताइए, दहन अभिक्रिया कौन सी होगी? भाई मेथेन की ऑक्सीजन से जो क्रिया जारी करा रही, कौन सी करा रही है? मेथेन यही है। इससे ऑक्सीजन की क्रिया जारी होती है। ये तो जैसे क्लोरीन की हो रही है, नहीं होगा। इससे भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये तो कतई नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें देखिए अंत में ऊष्मा एवं प्रकाश की भी बात हो रही है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है? शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा? पीएच मान शुद्ध जल का बताना है। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा? सबसे पहले ये जानिए कि शुद्ध जो जल है, शुद्ध जल उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। शुद्ध जल जो है वो क्या होता है? शुद्ध जल आपका उदासीन होता है। बात समझ में आ गई? अतः जो इसका पीएच मान होगा, अतः पीएच मान जो है वो कितना होगा? 7 होगा। ऑप्शन नंबर सी एकदम सही है, क्योंकि देखो उदासीन जो शुद्ध जो जल है वो क्या होता है? उदासीन होता है। तो इसका जो पीएच मान है वो क्या होगा? 7 होगा। भाई मामला क्लियर हो गया? आगे देखते हैं क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, बात पीओपी की हो रही है। इसका रासायनिक सूत्र क्या होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का? ये होता है CaSO4 हाफ H2O। CaSO4 हाफ H2O ये होता है। ठीक है, कैसे होता है? देखो सबसे पहले याद रखो, CaSO4 डॉट 2H2O को 373 केल्विन पे क्या करते हैं? गर्म करते हैं। भाई 373 केल्विन पे जब तुम गर्म करोगे तो ये इस फॉर्म में बदल जाएगा। किस फॉर्म में बदल जाएगा? इस फॉर्म में। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर है। यही आपका रासायनिक सूत्र हो जाएगा। किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर। क्या कह रहा है? कॉलम में दिए गए पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी द्वारा उपयोगों में करिए। बात समझ में आ गई? चलिए देखते हैं। सुमेलों में करना है। चलिए क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ए का दूसरा हो गया, बी का पहला हो गया, सी का चौथा हो गया, और डी का तीसरा हो गया। क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस मूर्ति का निर्माण करती है। सही है। कॉस्टिक सोडा साबुन का बनाने के लिए यूज होता है। कॉस्टिक सोडा का देखो, कॉस्टिक सोडा का जो यूज है, कॉस्टिक सोडा उसको साबुन बनता है, उससे क्या बनता है? साबुन बनता है। चलो भैया, अब देखो सोडियम कार्बोनेट प्रति अम्ल बनता है। ठीक है, एंटा एसिड जिसको कहते हैं। बात समझ में आ गई? चलो, और ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है कि कीटाणुनाशक में, यानी प्रतिजीवाणु कु में। चलो आगे बढ़ते। क्या कह रहा है? एल्डिहाइड में प्रकारात्मक समूह क्या है? प्रकारात्मक समूह क्या है एल्डिहाइड में? बताइए।
प्रकारात्मक का मतलब होता है, पहले तो प्रकारात्मक का मतलब जानो, प्रकारात्मक का मतलब होता है फंक्शनल, फंक्शनल और समूह का मतलब होता है ग्रुप। क्या होता है? ग्रुप। तो एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप हमें बताना है। देखो अब इजी हो गया तुम लोग के लिए प्रश्न, अब प्रश्न तुम लोग के लिए इजी हो गया, ठीक है, चाहे इसको यूपी बोर्ड वाले देखो चाहे सीबीएसई बोर्ड वाले। अब एल्डिहाइड का आपको फंक्शनल ग्रुप बताना है। भैया बताओ एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? ये होता है CHO। है क्या कहीं? CHO है कहीं? बताओ CHO है कहीं या नहीं है? ये है, दिख गया, यही होता है, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नवीकरणीय ऊर्जा एक पर्यावरण हितैषी स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा एक पर्यावरण हितैषी स्रोत है, बताना है। नवीकरणीय एनर्जी का क्या मतलब होता है? रिन्यूएबल एनर्जी, ऊर्जा मतलब एनर्जी या हीट, कुछ भी कह सकते हो। रिन्यूएबल एनर्जी का एक पर्यावरणीय हितैषी स्रोत कौन सा होगा? पर्यावरणीय हितैषी स्रोत कौन सा होगा? पवन ऊर्जा होगी। पवन ऊर्जा के द्वारा ही ये काम करेगा। इसमें एक चीज याद रखिएगा, इसमें जहां जरूरी होगा लिखवाऊंगा, इसमें सौर ऊर्जा, ठीक है, इसमें सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ठीक है, इसमें सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ठीक है, पवन ज्वार जल, पवन ज्वार जल एवं बायोमास, के विभिन्न प्रकारों को शामिल किया जाता है। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं, लिखवा दिया जो जरूरत था। मटर के लंबे पौधे टीटी और बौने पौधे स्मॉल टीटी के मध्य क्रॉस कराने पर प्रथम संतति पीढ़ी में मिलेंगे। प्रथम संतति पीढ़ी में मिलेंगे। संतति पीढ़ी, संतति पीढ़ी का क्या मतलब होता है? बताओ मुझे, संतति का मतलब जल्दी जल्दी बताओ। संतति का पीढ़ी का मतलब होता है ऑफ स्प्रिंग, ऑफ स्प्रिंग। बात समझ में आ गई? ऑफ स्प्रिंग इसका मतलब होता है ऑफ स्प्रिंग। बात क्लियर हुई? चलो अब बात करते हैं कि मटर के लंबे पौधे टीटी और बौने पौधे टीटी के मध्य क्रॉस कराने पर प्रथम ऑफस्प्रिंग पीढ़ी में कौन से मिलेंगे? प्रथम ऑफस्प्रिंग पीढ़ी में कौन से मिलेंगे? सभी लंबे पौधे, जितने भी लंबे पौधे होंगे वो ऑफस्प्रिंग में आपको उपलब्ध हो जाएंगे। बात क्लियर हो गई? इसमें देखो समय खराब नहीं करना है, आगे बढ़ते चलना है, ठीक है। अच्छा, द्वितीय पीढ़ी में जो द्वितीय पीढ़ी होगी, द्वितीय पीढ़ी उसमें क्या होगा? लंबे और बौने दोनों पाए जाएंगे पौधे, ठीक है, दोनों पाए जाएंगे और उनका जो रेशियो होगा वो 3:1 होगा। बात क्लियर हो गई? 3:1 में पाए जाएंगे। चलो आगे बढ़ते, क्या कह रहा है? शुक्राणुओं का निर्माण होता है। शुक्राणुओं का निर्माण कहाँ होता है? शुक्रवाहिकाओं में होता है। ये बात क्लियर हो गई? आगे बढ़ते हैं। घेंघा रोग का नियमन करता है। घेंघा रोग का नियमन करता है। नियमन का मतलब होता है रेगुलेशन। क्या होता है? रेगुलेशन। देखो इसीलिए जो इंपॉर्टेंट शब्द है उसकी मीनिंग में बताता चल रहा हूं आपको। बात क्लियर हो गई? देखो घेंघा रोगों का रेगुलेशन करता है। कौन करता है?
घेंघा रोग का रेगुलेशन कौन करेगा? थायरॉक्सिन करेगा। कौन करेगा? थायरॉक्सिन करेगा। बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका श्रावण ग्रंथि द्वारा होता है। बात क्लियर हो गई? चलो भैया, इतना भी क्लियर हो गया कि सर आपने इतना भी बता दिया कि श्रावण ग्रंथि द्वारा होता है, इसमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। चलो भैया, श्रावण यहां पे लिख लो, थायराइड, थायराइड ग्रंथि द्वारा होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। पौधों में जल के परिवहन हेतु होता है। परिवहन का मतलब जान ही रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पौधों में जल के ट्रांसपोर्टेशन हेतु होता है। किसके द्वारा होता है? फ्लोएम के द्वारा होता है। फ्लोएम के द्वारा होता है? नहीं, कभी नहीं, फ्लोएम के द्वारा नहीं होगा। ये हमेशा किसके द्वारा होता है? जाइलम के। किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। बात क्लियर हो गई? ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका? ऑप्शन नंबर डी एकदम सही आंसर है। किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा होता है। पौधों में जल का जो परिवहन है वो जाइलम के द्वारा होता है। क्या है? पित्त रस का स्राव होता है। पित्त रस मतलब होता है, पित्त रस का मतलब होता है बाइल जूस। क्या होता है? बाइल जूस, जो आपका आमाशय यानी पेट में पाया जाता है। जो यानी किस में पाया जाता है? पेट में पाया जाता है। वो यकृत में होता है। यकृत, यकृत माने क्या होती है? किडनी होती है। क्या होती है ये? यकृत। यकृत किसको कहते हैं? यकृत किडनी को कहते हैं, ठीक है। और जो ये संचित होता है ये पित्ताशय में, पित्ताशय में संचित होता है। पित्ताशय को कहते हैं गॉल ब्लैडर। क्या कहते हैं? गॉल ब्लैडर। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा भारत के जल पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है? भारत के जल पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? राजेंद्र सिंह प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है? राजेंद्र सिंह प्रसिद्ध है। इनके बारे में तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। क्या? राजेंद्र सिंह भारत के प्रसिद्ध, भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता हैं। कौन? राजेंद्र सिंह जो है वो भारत के प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता हैं, ठीक है। बात क्लियर हो गई? ठीक है। वे जल क्षेत्र में कार्य करने के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। क्या है? प्रसिद्ध है। मामला चलो यहां भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? अपनी कार या बाइक के पीछे आने वाले वाहनों को देखने के लिए आप किस प्रकार का दर्पण प्रयोग करेंगे? कारण सहित बताइए। बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक होगा या आभासी होगा? ठीक है। वास्तविक मतलब रियल होता है, आभासी मतलब इमेजिनरी होता है या इमेजिनरी होता है। बात समझ में आ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें भाई इसमें क्या होगा? ड्राइवर के दाईं ओर और बाईं ओर जो है वो उत्तल दर्पण बनता है। क्या बनता है? उत्तल दर्पण बनता है। देखो कुछ तो क्वेश्चन से ले लो कि अपनी कार व बाइक के पीछे आने वाले वाहनों को देखने के लिए आप किस प्रकार का दर्पण प्रयोग करते हैं? हम जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। दर्पण का प्रयोग, उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। चलो भैया ये भी क्लियर हो गया कि उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है, ठीक है। जबकि वाहनों की हेड लाइट में अवतल दर्पण
का प्रयोग, अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। चलो भैया ये भी मामला क्लियर हो गया। आगे बताओ क्या होगा। देखो यहां पे लिख रहे हैं उत्तल दर्पण हमेशा, उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का प्रतिबिंब छोटे से छोटा एवं सीधा बनाता है। चलो भैया ये भी मामला आपने कहा गुरुजी आपने क्लियर कर दिया, ठीक है। इसलिए वाहनों के पीछे से आ रही स्थिति और गति को जानने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किसका किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। चलो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है और कोई दिक्कत नहीं। चलो भैया कोई दिक्कत नहीं। उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा आभासी एवं छोटा बनता है। कैसे बनता है वो भी बता दे रहा हूं कैसे बनेगा। ये आपकी एक लाइन खींची है, कोई दिक्कत, ये एक लेंस रखा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ एक ए है और यहाँ पे एक बी है, ले लिया खींच लिया। यहाँ से फोकल लेंस यहाँ आकर देखेगा, वो जब देख लेगा तो यहीं से एक लाइन ऐसे भी खींचेगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये आपका जो लेंस होगा ये P होगा भाई, इसका ये प्रिंसिपल ऑफ कर्वेचर होगा, बात सही है। वो यहाँ पे ये जो है ये फोकस होगा, ये C होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, ठीक है। ये जहां पे मिली है उसके बाद क्या होगा, ये आगे थोड़ा सा जाएगी ना, ये इसके आगे जाएगी, ये इसके ऊपर जाएगी। तो जब ये इसके ऊपर चली जाएगी तो ये हो जाएगा आपका A डैश। क्या हो जाएगा? A डैश हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में हमको लगता है आ गई होगी। बात समझ में आ गई ना। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका जो बना है ये आपका क्या है, ये आपका उत्तल दर्पण बना है। चलो आगे चलते हैं। निकट चीजों से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 10 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। सही दृष्टि के लिए लेंस की प्रकृति, फोकस दूरी व क्षमता की गणना कीजिए। आपको गणना करनी है इसकी, गणना करिए। कैसे गणना होगी इसकी? लिखिए, दिया है u बराबर इंफिनिटी। कितना दिया है? u बराबर इंफिनिटी दिया हुआ है, ठीक है। u बराबर इंफिनिटी दिया हुआ है, ठीक है। इंफिनिटी का मतलब यह होता है, लिख दे रहा हूं, अनंत। क्या होता है? क्या होता है? अनंत होता है। क्या होता है? अनंत होता है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलो अनंत होता है लिख दिया हमने। इसके बाद क्या लिखेंगे? और v बराबर कितना है? -10 है, दिया हुआ है। v बराबर -10 मीटर है। तो अब इसका फॉर्मूला रखिए, इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है, उसी को रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। तो फोकस दूरी के लिए, फोकस दूरी के लिए क्या रखोगे? कौन सा फॉर्मूला होता है? 1/v = 1/f के। यही तो होता है। तो लिख लीजिए 1/f बराबर 1/v के। तो जब 1/f यानी फोकल लेंथ हो गया, ये v हो गया। जब दोनों चीजें हो गई तब इसमें क्या रखोगे? इसमें इसकी वैल्यू को इसमें रखिए। जैसे ही इसमें इसकी वैल्यू को रखेंगे मजा आ जाएगी आपको। भाई देखिए इसका फॉर्मूला पहले पूरा लिख दूं। देखो इसका होगा 1/f बराबर 1/v - 1/u। v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी। बात समझ में आ गया? ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/-10, 1/-10 माइनस 1/इंफिनिटी। तो जब इसको करोगे आप तो कितना आ जाएगा आपको, -1/10 आ जाएगा। देखो -1/10 आ गया। इसके बाद क्या करोगे, देखो बताते हैं इसके बाद क्या करोगे। इसके बाद इसमें क्या करना है, 1/-10 तो आ गया, इसके बाद क्या करोगे बताओ जल्दी जल्दी सब लोग। लिखेंगे अतः लेंस अवतल होगा, अतः जो लेंस है वह अवतल होगा जिसकी फोकस दूरी 10 मीटर। अतः जो लेंस है वो फोकल होगा जिसकी दूरी, फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर होगी। कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, इसकी जो प्रकृति है वो क्या बनेगी, प्रकृति भी तो बोला है ना। देखो यहां पे एक चीज और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखा ध्यान से देखना। यहां लिखेंगे प्रकृति। प्रकृति क्या बनेगी, इसकी प्रकृति बनेगी वास्तविक यानी रियल और उल्टा। बात समझ में आ गई। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक तार के सिरों पर 1.5 वोल्ट विभवांतर लगाने पर 0.5 एम्पियर वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। यदि तार की लंबाई 3 मीटर और अनुप्रस्थ काट 6 गुणित 10⁻⁻6 मीटर वर्ग हो तो इसके प्रतिरोधकता की गणना कीजिए। इसके प्रतिरोधकता की गणना कीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, इसको आप लोगों को थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है भाई, विभवांतर को हम V से दिखा सकते हैं, तो V बराबर लिख लो। V बराबर कितना है, V बराबर कितना है 1.5 वोल्ट है। चलो भैया V बराबर हमको पता चल गया। आगे बताओ। देखो इसमें एक चीज याद रखना, इसमें एक चीज याद रखना, ये हाँ इस वाले में, इसमें एक चीज और याद रखना है। क्या याद रखना है आपको कि P बराबर 100 सेंटीमीटर अपॉन F हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा प्लस 100/-10 यानी -10 डायोप्टर हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक तार में ये हो गया, V बराबर 1.5 वोल्ट हो गया। V बराबर कितना हो गया, 1.5 वोल्ट हो गया। विद्युत धारा कितनी दी है, विद्युत धारा भैया विद्युत धारा कितनी दी है, 0.5 एम्पियर दी है। चलो ये भी हमें क्लियर हो गया। आगे बताओ, विद्युत धारा आपकी 0.5 एम्पियर दी है। तार की लंबाई भी दी है। कितनी दी है तार की लंबाई, तार की लंबाई कितनी दी है, 3 मीटर दी है। कितनी दी है, 3 मीटर दी है। चलो तार की लंबाई भी मिल गई भाई 3 मीटर। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी A दिया है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल यानी A दिया है। कितना दिया है, 6 × 10⁻⁻6 मीटर वर्ग। भैया चलो सब कुछ दिया है, हमने सब कुछ लिख लिया। सबसे पहले ऐसे ही करते हैं। ठीक है, अब हमको निकालना है प्रतिरोधकता। इसकी प्रतिरोधकता निकालनी है। कैसे निकालेंगे इसकी प्रतिरोधकता, देखिए आइए, सब कुछ दिया था हमने लिख लिया क्वेश्चन में से। अब इसकी प्रतिरोधकता की बात होगी। आइए इसकी प्रतिरोधकता निकालते हैं, देखते हैं इसकी प्रतिरोधकता कैसे निकलेगी। ठीक है भाई, इसमें सबसे पहले आपका लगेगा ओम का नियम। ओम का फॉर्मूला आप सबने पढ़ा होगा ना, क्या पढ़ा है, V बराबर IR, यही पढ़ा है ना, V बराबर IR पढ़ा है। तो क्या कर सकते हैं, V दिया हुआ है 1.5, V कितना दिया है 1.5 दिया है, I दिया है 0.5 × R,
अब इसमें बताइए आप क्या कर सकते हो, सॉल्व करो इसको, जल्दी जल्दी सॉल्व करो। तो ये हो जाएगा r बराबर 1.5 अपॉन 0.5। काटो, कैसे कटेगा ये बताओ भैया, इंटू 10 यहाँ कर लो, इंटू 10 यहाँ कर लो, ये हो जाएगा r बराबर 15/5, तो ये हो जाएगा 5 तिहाई 15, तो r बराबर कितना हो जाएगा, r बराबर आपका 3 आ जाएगा। r बराबर कितना आ गया, r बराबर 3 आ गया, ठीक है, r बराबर 3 आ गया। इसके बाद क्या होगा, r बराबर आपका 3 ओम आ गया, ठीक है, 3 ओम आ गया। आप क्या करेंगे, अब इसमें एक चीज आपको मालूम है, r बराबर कितना होता है, 1 अपॉन रो इंटू 1 अपॉन ए होता है। बात समझ में आ गई, तो अब रख दीजिए, क्या हो जाएगा, रो बराबर r इंटू ए अपॉन एल, यही होगा, कोई दिक्कत नहीं, ये एल होता है, ठीक है। चलिए अब इसको रख दीजिए, क्या रखेंगे, तो रो बराबर कितना रखेंगे, 3 इंटू 10 टू दी 3 इंटू 6, आगे देखो इंटू 10 टू दी पावर -6 लिखा है ना, इंटू 10 टू दी पावर -6 अपॉन 3, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, बचा कितना, 6.10 टू दी पावर -6 मीटर, ओम मीटर बचा, इतना ओम मीटर बचा, यही आपका आंसर हो गया। बात क्लियर हो गई, कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है, समांतर क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तुल्य प्रतिरोध के लिए आपको व्यंजक ज्ञात करना है। चलिए भैया, इसके व्यंजक को ज्ञात करना है, करिए इसके व्यंजक को ज्ञात। तुल्य प्रतिरोधक के लिए इसके व्यंजक को ज्ञात करना है, करिए ज्ञात। कैसे करेंगे ज्ञात, करके दिखाइए, ये प्रश्न आप लोग करके दिखाइए मुझे, इसका मैं चित्र बना रहा हूं आपके सामने, ध्यान दीजिएगा। ये की है, ठीक है, ये आपकी बैटरी है, ध्यान से देखते चलिए, ये क्या है, बैटरी है। अब इसमें हम आपका क्या बनाएंगे, अब इसमें पैरेलल बनेगा, ध्यान से देखिएगा कैसे बनता है। ये बन गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आपका बी हो गया, ये आपका ए हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहां पे भी एक तो बनेगा, ये आपका R1 हो गया, ये आपका R2 हो गया, ये आपका R3 हो गया, ये आपका L1 हो गया, ये आपका L2 हो गया। बात क्लियर हो गई, ठीक है, ये L2 हो गया, ये L3 हो गया। इतनी चीजें आपके सामने बनकर आ गई हैं, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ये I है, I का मतलब होता है करंट का फ्लो। चलिए ये चित्र बन गया आपके सामने, अब आप बताइए क्या करेंगे, इसको आपको प्रूव करना है, ठीक है। चलिए इसको प्रूव करने के लिए हम लोग एक नेक्स्ट पेज लेते हैं, ये ले लेते हैं। चलिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे माना R1 R2 R3, माना R1 R2 R3 तीन क्या है, 3 प्रतिरोधों को बिंदु ए और बी, ए और बी के बीच समांतर, ठीक है, क्रम में जोड़ा गया है। चलो भैया ये हमको पता चल गया, ठीक है, समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, I1 बराबर कितना हो जाएगा, V अपॉन R1, ठीक है। ऐसे ही I2 बराबर कितना हो जाएगा, V अपॉन R2। ऐसे ही I3 बराबर कितना हो जाएगा, V अपॉन R3। चलिए ये भी 3 चीज हमें पता चल गई, कोई दिक्कत नहीं। जो V है, V बिंदु
V बिंदु A व B के बीच, A व B के बीच क्या है? विभवांतर है। क्या है? विभवांतर है। चलो भैया ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, अब बताओ क्या करोगे? अब इसके बाद क्या करेंगे आप लोग? थोड़ा दिमाग लगाइए। कुछ नहीं करेंगे, I बराबर लिखेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस VR1 प्लस VR2 प्लस VR3। चलो ये भी क्लियर हो गया कि सर आपने ये भी हमें क्लियर कर दिया, सब कुछ लिख के हमने आपको बता ही दिया। अब इसके आइए देखते हैं इसके क्या और बन सकते हैं। अब इसके क्या और क्रम बन सकते हैं वो हम देखते हैं। चलिए इसको भी मिटाते हैं, ऊपर लिख देते हैं। चलिए यहां लिख सकते हैं I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। चलो भैया एक इक्वेशन हमने ये लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें कुछ कॉमन कर लो। क्या कॉमन कर लोगे? V कॉमन कर लिए तो बचा कितना? V कॉमन करने पे कितना बचा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये आपका क्या हो गया? ये आपका पहला समीकरण निकल आया। ये आपका पहला समीकरण बन गया। चलो भैया कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, तो इसमें एक हो जाएगा I बराबर V अपॉन R। चलिए ये भी बन गया। ये आपका क्या हो गया? ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। दो समीकरण बन गए। अब इन दो समीकरणों को क्या करोगे आप? आपस में मिलाओगे। इन दो समीकरणों को जब आपस में मिलाओगे तो क्या होगा? समीकरण एक व दो का मान, 1 व 2 का मान रखने पर, चलिए 1 व 2 का मान रखने पर क्या होगा? समीकरण 1 व 2 का मान रख दीजिए। V अपॉन R बराबर V अपॉन R बराबर V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं। तो ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन R बराबर कितना होगा? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। चलो भैया ये भी आपके सामने निकल कर आ गया, देख लो आ गया ना। यहां से कॉमन ले लिया, V से V कट गया, बताओ 1 अपॉन R, ये पूरा बच गया। कुछ भी नहीं करना था इसमें। ठीक है, अब इसमें अंत में क्या लिखना है ये बताइए। देखो ये साइंस है, स्पेशली ये आपका फिजिक्स है, इसमें न्यूमेरिकल के साथ साथ चीजों को समझना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, नहीं समझोगे तो ये बहुत जल्दी उड़ जाती है। ठीक है, यहां पे लिखेंगे सभी, देखो 2 पॉइंट बनेगा इसमें, सभी प्रतिरोधों के बीच विभवांतर समान रहता है। क्या होता है? विभवांतर क्या होता है? समान होता है, यानी बराबर होता है, समान होता है। चलो ये तो मैंने पहला पॉइंट लिख दिया। अब इसमें दूसरा पॉइंट क्या है उसको जानते हैं। दूसरे पॉइंट को जानो क्या कहता है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या कह रहा है? सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा, सभी प्रतिरोधों में प्रवाहित धारा उनके प्रतिरोधों के उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है। चलो ये भी क्लियर हो गया भाई। अब आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा प्रश्न है? ये है, क्या कह रहा है? विद्युत मोटर का निम्नांकित आरेख खींचिए, इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। विद्युत मोटर में विभक्त वलयों का महत्व क्या है? ये प्रश्न आप लगाइएगा। इस प्रश्न को कुछ करना नहीं है, इसमें सिर्फ विद्युत मोटर बनाना है और उसके बारे में लिखना है। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित को उदाहरण द्वारा समझाइए। दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है? दैनिक जीवन में पीएच के महत्व के बारे में बताना है। बताइए दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है? दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है? लिख लीजिए, पहला लिख रहा हूं। पौधों में एवं जंतु में, पौधों एवं जंतु में पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं। बात समझ में आ गई? पौधे एवं जंतु पीएच के उसमें क्या होते हैं? संवेदनशील होते हैं। इनका शरीर देखो, इनका शरीर 7 से 7.8 पीएच, 7 से 7.8 पीएच मान के मध्य कार्य करता है। चलो भैया, ये भी पता चल गया आपको, ठीक है। इनका शरीर, ठीक है। दूसरा पॉइंट इसमें क्या बन जाएगा बताइए? पीएच में दूसरा पॉइंट क्या बन सकता है? चलो, एक जगह तो बात हो गई पौधों एवं जंतुओं की। अब दूसरी बात किसके लिए होगी? मृदा के लिए होगी। क्या होगी? मृदा यानी मिट्टी। मृदा का पीएच मान 2 लिखा दे रहा हूं, इसके बाद आप लिखिएगा इसको। आपके किताब में ये होगा, 5 चीजों पे इस पे बात हुई है, उसके बाद 5 चीज का नाम लिख दूंगा, पूरा नहीं लिखूंगा, ठीक है। मृदा का पीएच मान पौधों के उत्तम वृद्धि, मृदा का पीएच मान पौधों के उत्तम वृद्धि एवं जैविक क्रियाओं के लिए आवश्यक है। एवं जैविक क्रियाओं के लिए क्या है? आवश्यक है। चलिए, तीसरी चीज किसके बारे में है? देखो, तीसरी बात जो होगी वो पाचन तंत्र के बारे में होगी। पाचन तंत्र का पीएच मान के बारे में लिखना है, लिख के दिखाना। चौथी चीज किसके बारे में बात होगी? फिर पौधों एवं जंतुओं के पीएच मान के लिए होगा। और 5वां चीज, मुंह में जो लार का पीएच होता है, मुंह में लार का पीएच मान 5.5 पीएच मान से कम होता है। चलो, 5.5 पीएच मान से क्या होता है? कम होता है। अर्थात अधिक अम्लीय होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। अर्थात अधिक अम्लीय होने पर दांतों का क्षय होना शुरू हो जाता है। चलो, यहां तक मैंने आपको आज करा दिया, ठीक है। अब इसके आगे का जो प्रश्न है इस पे बात होगी कल से कि ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं क्या है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं का संतुलित समीकरण लिखिए। इनका जो संतुलित समीकरण है इसके बारे में चलो ये एक तो बता दे रहा हूं, इसके बाद का जो प्रश्न है वो उसके बारे में कल से बात होगी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, इसमें डायरेक्ट लिख दे रहा हूं Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4 ये हो जाएगा ZnSO4 प्लस H2 हाइड्रोजन। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत नहीं। चलो, इसमें जो दूसरा बनेगा वो दूसरा क्या बनेगा देखते हैं।
बनेगा 2Al प्लस 6HCl, 2Al प्लस 6HCl। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2AlCl3 प्लस 2AlCl3 प्लस 3H2, ये आपका बन जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। यहां तक आपको मैंने समझा दिया, इसके बाद की बातें हम लोग अगले उसमें करेंगे। ठीक है बेटा लोग, चलो तब तक के लिए सभी को नमस्ते।